यस और यस सर। यस सर। हाँ, तो ये वो सीक्वेंस है जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है। और चाहे कैसा भी कंपाउंड हो, अल्टीमेटली ये एक मेन सीक्वेंस है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। तो इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सारी बातें बताई थी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी बता दिए थे ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपके कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या इन्हें साइड चेन भी बोलते हैं, है ना। इनकी एक लिस्ट मैंने बताई थी, ये क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, है ना। एल्किल ग्रुप मैंने बताए थे। एल्किल ग्रुप में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना। इस तरह से कुछ साइक्लिक एल्किल ग्रुप भी बताए थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक से ज्यादा जो प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं इनमें कोई सीनियरिटी ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स में कोई भी सीनियरिटी रिलेटिव प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है। और कभी अगर किसी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा प्रीफिक्स आ जाते हैं तो उनके नेम को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई रिलेटिव ऑर्डर नहीं है। और इसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक सेम प्रीफिक्स, है ना, अगर दो बार या दो से ज्यादा बार प्रेजेंट होता है किसी कंपाउंड में तो उनके लिए एक रिपीटिशन प्रीफिक्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दो के लिए डाई का यूज करते हैं, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए टेट्रा, फाइव के लिए पेंटा, हेक्सा, इस तरह से, है ना। बोलो, क्लियर है इतनी बात? यस 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 ठीक है, गुड। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स स्पेशली साइक्लिक कंपाउंड के लिए ही यूज करते हैं। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तब तो यूज करेंगे, और अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, साइकिल नहीं है, तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स वहां पर होता ही नहीं है, वहां पर डिफाइन ही नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे साइकिल में मान लो 3 कार्बन की साइकिल है तो उसमें पहले हम लोग साइक्लो ऐड करेंगे। साइक्लो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होता है। और फिर जैसे 3 कार्बन है तो वर्ड रूट लिख देंगे, प्रोप। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए एन हो जाएगा इसका प्राइमरी सफिक्स। तो इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको बताई थी। फिर वर्ड रूट बताए थे, ठीक है। वर्ड रूट से हमें पता चलता है कि कितने कार्बन है हमारी मेन चेन में, ठीक है। और 1 से 10 कार्बन के वर्ड रूट तो पता ही है आप लोगों को। इसके आगे मैंने कुछ आपको रूल बताए थे कि अगर 10 से ज्यादा कार्बन भी हो तो भी हम लोग को लिखना आना चाहिए वर्ड रूट, ठीक है। तो ये इतना हो गया था। अच्छा, आईकॉस ये जो 20 होता है ना, इसका अलग अलग बुक में अलग अलग स्पेलिंग दी हुई है। तो जैसे कुछ ऑथर्स ने इसकी स्पेलिंग EICOS दी हुई है, और एनसीईआरटी ने ICOS दिया हुआ है। तो आप इसको भी लिख लीजिए क्योंकि आजकल एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं जेई, है ना। तो आईकॉस अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी वो सही माना जाएगा, ठीक है ना। ई वैसे साइलेंट होता है तो एनसीईआरटी वालों ने ई को हटा ही दिया है, पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया। चलो, अच्छा, अब हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े। अच्छा, किसी का अगर छूट गया हो तो वीडियो क्लासरूम में लेक्चर 1 करके आईयूपीएससी लेक्चर वो देख लेना, है ना। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई भी बात आपको नहीं पता है तो, ठीक है। सर अब देखिए सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था कार्बन 145 का नेम हाँ लिखना हाँ था हाँ, सर। तो सर आपने लिखाया था पेंटा टेट्राकॉन्ट सर, लेकिन इसमें तो 5 + 40 + 100, तो इसमें तो सर पेन टेट्राकॉन्स्टेंट होना चाहिए ना। ये शायद तुम भूल गए हो थोड़ा सा। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी ये वाले वर्ड रूट यूज करते हैं, है ना, 5 से लेकर ये 10 वाले,
तो इसमें एक स्मॉल ए ऐड कर देते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 के लिए पेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे ए भी हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। पेंटा टेट्राकॉन सेंट, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ओके है ना। सर। ठीक है, क्लियर हो गया। यस तो सर। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये पता होना चाहिए इन लोगों को। ठीक है, चलो अच्छा। तो डाउट कोई भी हो, डाउट पूछिए आप लोग। डाउट पूछेंगे तभी, छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे आपको। अब देखिए, प्राइमरी सफिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? देखिए, प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं ये हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारी कार्बन की जो चेन है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले यही लिख लीजिए, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन about the saturation, about the saturation and unsaturation of मेन चेन। ठीक है, जो मेन चेन है, या जिसको आप पेरेंट चेन भी बोल सकते हो, तो वो पेरेंट चेन या मेन चेन हमारी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी हम लोगों को, वो उसके प्राइमरी सफिक्स से मिल जाया करेगी। ठीक है, अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? तो देखो, इसमें दो कैटेगरी आप बना सकते हो कि अगर आपकी चेन सैचुरेटेड है ना, तो ये कैटेगरी नंबर 1 हो जाएगी, और अगर चेन अनसैचुरेटेड है तो कैटेगरी नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, तो इफ कार्बन फॉर सैचुरेटेड कार्बन चेन, पहले ले लेते हैं हम लोग सैचुरेटेड कार्बन चेन। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी? यस Yes, sir. ठीक है, तो दो कैटेगरी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर कार्बन की चेन सैचुरेटेड है ना। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि सैचुरेटेड है? तो ये हम लोग थोड़ा फंडामेंटल में बात कर चुके हैं, फिर भी चलो बता देता हूँ। सिंपल सी बात है ये, कि अगर कार्बन की जो भी चेन है, अगर ईच कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक दूसरे से किस बॉन्ड से कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, या सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ऐसी कार्बन की चेन क्या होती है? सैचुरेटेड चेन होती है। तो इसमें टू द पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, इफ ऑल कार्बन एटम आर कनेक्टेड विद ओनली सिंगल बॉन्ड, इफ ऑल कार्बन एटम, जितने भी कार्बन है उस कंपाउंड में, अगर वो सभी किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड विद ओनली सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ऐसी चेन क्या होती है? सैचुरेटेड होती है। तो अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसका मतलब हमारी चेन क्या है? सैचुरेटेड है। ठीक है, बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर अच्छा, तो अगर कार्बन की चेन सैचुरेटेड है और उस केस में हमें अगर प्राइमरी सफिक्स यूज करना है, तो वहां पे एन यूज करते हैं, ए एन ई एन। ठीक है, और अगर हमारी चेन अनसैचुरेटेड, तो वो अनसैचुरेटेड तभी होगी जब उसमें पाई बॉन्ड आएगा। पाई बॉन्ड एक्चुअली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही होते हैं। तो जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, एक भी डबल बॉन्ड आ गया, है ना, एक सिंगल डबल बॉन्ड भी आ गया, तो भी वो चेन या वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो अनसैचुरेटेड बोला जाएगा, है ना। या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो भी वो कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड कंसीडर किया जाएगा। उस सिचुएशन में जो प्राइमरी सफिक्स होगा फिर वो एन नहीं यूज होगा। उस केस में फिर हमें, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो फिर हमें इन यूज करना होगा, ई एन ई, इन। और अगर बेटा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो उसके लिए हमें आइन, वाई एन ई को क्या बोलते हैं? आइन। तो इन या आइन में से कोई यूज करना होगा।
लेकिन एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है, जब भी हम लोग ये इन या आइन यूज करेंगे एज ए प्राइमरी सफिक्स, तो हमें इनकी पोजीशन को भी इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो हमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो भी उसमें प्रेजेंट है उसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये लिख लीजिएगा, आल्सो आल्सो indicate the position of double bond and triple bond in main chain। तो उस केस में बेटा हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को भी इंडिकेट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो देखो, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए एन के लिए कभी पोजीशन की बात नहीं करते हैं, है ना। एन का मतलब ही हो जाता है कि हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना। लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हाँ बेटा बता। सर इसमें सिंगल बॉन्ड सिर्फ मेन चेन में चाहिए ना, लाइक सर उसमें जो सेकेंडरी चेंज आ रही है सर उसमें तो मतलब डायरेक्टली वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है ना मेन चेन से। समझ तुम्हारी बात क्लियर नहीं समझ में आई मुझे, क्या पूछना क्या चाह रहे हो। सर लाइक उसमें सेकेंडरी जो चेन है सर, वहाँ पे आपने कार्बन में थ्री साइड से जैसे ज्वाइन किया सर, वहाँ पे तो डबल बॉन्ड से भी ज्वाइन हो सकता है ना। कहाँ ऊपर वाले किस एग्जांपल में पूछ रहे हो। तो सैचुरेटेड वाले में। हाँ अच्छा, अच्छा ये लास्ट वाले कार्बन को तो नहीं कह रहे हो, इसका एक वैलेंसी कम है। नो सर वो नहीं है कह ना? रहा हूँ मैं, लेकिन वो ऑक्सीजन अच्छा से लाइक अच्छा, अटैच्ड है तो फिर सर वो डबल बॉन्ड बना के भी अटैच हो सकता है ना, वो चीज सर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें ये चीज फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ मैं, कि जैसे देखो ये चीज भी समझ लीजिए आप लोग, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर कहीं पे आ रहा है, तो अगर इस तरह का पाई बॉन्ड अगर आ रहा है, उससे हमारी कार्बन की चेन की सेचुरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो सेचुरिटी होती है वो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उससे अनसेचुरिटी आती है। लेकिन कार्बन अगर किसी हेट्रो एटम के साथ अगर पाई बॉन्ड बना रहा है, जैसे ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ, है ना बेटा, तो उसकी वजह से वो कार्बन की चेन अनसेचुरेटेड नहीं होगी। कार्बन की चेन अनसैचुरेटेड तभी होगी जब कार्बन कार्बन मतलब किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक यस सर। है ना, क्लियर। अब जैसे ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे मान लो कि एक कार्बन की चेन है, ठीक है, इसमें मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग अंडरस्टूड है, आप लोग समझदार हो कि कार्बन की जितनी वैलेंसी कम है उस पे हाइड्रोजन है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे ये मान लो कार्बन की चेन है, मैंने ये नंबरिंग कर दी है, हर एक कार्बन पे एक नंबर दे दिया है, लेफ्ट टू राइट ऐसे मैंने नंबरिंग कर दी है। तो देखो, जब मैं इसका IUPAC नेम लिख रहा हूँगा, जब इसका मैं IUPAC नेम लिखूंगा, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि इसमें 5 कार्बन है ना। तो इसका सबसे पहले तो वर्ड रूट लिखूंगा, 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। फिर आपको देखना है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे इन। अब इन के लिए देखो, डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो सेकंड कार्बन से भी कनेक्टेड है और थर्ड कार्बन से भी कनेक्टेड है। तो इसका IUPAC नेम पेंट 2 इन लिखें, ये सही है, या फिर पेंट 3 इन लिखें, ये सही है, कि दोनों सही है। पेन टू तीन। सर 2 इन वाला। पेंट 2 है ना। तो इसमें ये चीज भी ध्यान रखनी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के 2 एंड होते हैं, लेकिन नंबरिंग करते समय जो एंड नियरेस्ट पड़ रहा होगा, जो नंबरिंग में नजदीक आ रहा होगा, जो नियरेस्ट पड़ रहा होगा, उसी को इंडिकेट करना होता है, ठीक है। तो इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो इसको मुझे लिखना होगा पेंट 2 इन, ये आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसका नेम लिख देंगे पेंट 3 इन, तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा, ये रॉन्ग IUPAC नेम माना जाएगा, है ना।
बोलो बात समझ में आ रही? क्योंकि देखो पेंट टू इन लिखने का मतलब क्या है कि उसका डबल बॉन्ड का जो पहला एंड है जिधर से आप नंबरिंग कर रहे हैं वो सेकंड पे पड़ रहा है, तो उसका जो दूसरा एंड है वो अंडरस्टूड है कि 3 पे ही आएगा, लेकिन जो दूसरा एंड है उसका नंबर लिखते नहीं है ना, ये अंडरस्टूड हो जाता है। और जैसे पेंट 3 इन आपने लिखा है तो वो इसलिए गलत है क्योंकि पेंट 3 इन का मतलब आपने नंबरिंग इसका मतलब किधर से करी है, इधर से करी, क्योंकि 3 इधर सर से नीरेस्ट पड़ रहा है। सर अगर कार्बन का 5 वाला जो एटम है अगर वो हम हटा दें, खाली 1 2 3 4 में करें, तो फिर दोनों सही होंगे ना? हाँ, अगर आप 4 कार्बन की चेन ले लें, मान लो 5वां कार्बन हम्म हटा दे, हम्म yes, सर। नहीं तब भी इस सिचुएशन में भी यही सही है, पहला वाला ही सही है ना, सर आप क्योंकि देखो नियरेस्ट कह रहे थे सर, दोनों साइड से तो इक्वली पड़ रहा है शायद। सर लेकिन अगर कहीं किसी भी एंड से करेंगे तो भी हम लोग स्टार्ट तो 1 ही से करेंगे ना। देखो देखो मैं नीचे बना के दिखा रहा हूँ देखो मैंने 4 कार्बन ले लिए, ठीक है। अब जैसे आपने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की, तो बताओ डबल बॉन्ड नियरेस्ट किस नंबर पे पड़ा रहा है, 2 पे नियरेस्ट पड़ा रहा है कि 3 पे नियरेस्ट पड़ा रहा सर है? 2 पे। छोटा नंबर कौन सा? 2 पे। 2 पे। सर 2 पे। और अब हाँ, अब जैसे देखो मैं इधर से कर देता हूँ राइट सर साइड से। राइट से भी करेंगे तो भी 1 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, नंबरिंग तो 1 से ही बेटा स्टार्ट करेंगे ना, तो सर ऊपर वाले में नंबरिंग भी तो वही सर केस होना तो चाहिए भी था। सर 2 पे ही पड़ेगा। है ना, तो इधर से भी जब करेंगे तो 2 पे ही तो आ रहा है, तो चाहे अगर 4 कार्बन की चेन होगी तब भी हम इसे ब्यूट 2 इन लिखेंगे, चाहे इस नंबरिंग से करो चाहे इस नंबरिंग से करो, है ना। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा अच्छा सर इस एग्जांपल में इधर से जब नंबरिंग करेंगे मतलब कि राइट साइड से, तो आपको लग रहा होगा कि सर 3 पे आ रहा है ना, लेकिन ये नंबरिंग ही गलत है। जो राइट साइड से नंबरिंग हो रही है ना, ये नंबरिंग ही क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अभी हम लोग नंबरिंग के भी रूल पढ़ेंगे, यस सर। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जिधर से नियरेस्ट पड़ेगा उधर से ही हमें नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। है ना, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा जी, अभी हम लोग एक्चुअली क्या है, अभी नंबरिंग के रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे वो चीजें और क्लियर हो जाएगा कि जैसे पहले वाले एग्जांपल में जिसमें 5 कार्बन है, उसमें मैं लेफ्ट साइड वाली नंबरिंग को ही क्यों सही मान रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसमें राइट वाली नंबरिंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग नंबरिंग पे ना ध्यान दो, अभी नंबरिंग के रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। नंबरिंग में आपको करके ही दे रहा हूँ, सही वाली नंबरिंग ही करके दे रहा हूँ मैं आपको, बस ये प्राइमरी सफिक्स को लिखना बता रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे ये कंपाउंड है ना, और इसमें मैंने नंबरिंग इधर से कर दी है। अभी आप लोग ये मत सोचो कि नंबरिंग मैंने लेफ्ट से ही क्यों करी है, ठीक है, वो मैंने रूल के अकॉर्डिंग करी है। आप बस इतना सोचो कि जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे, जैसे देखो इसमें पूरी मेन इसमें कोई साइड चेन तो है नहीं, है ना, पूरे 7 कार्बन हमारी मेन चेन में ही है, तो लिख देंगे हेप्ट। ठीक है, हेप्ट 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट। अब देखो एक बहुत छोटा सा रूल मैं बताने जा रहा हूँ, और ये रूल भी कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। देखो रूल कहता है कि जब भी कभी हमारी चेन में मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होने लगे, मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आने लगे, जैसे यहाँ देखो डबल बॉन्ड 2 बार आ रहे हैं, है ना, तो वहां पे बोलते हैं कि जो उस कंपाउंड का वर्ड रूट होता है उसमें एक स्मॉल ए ऐड कर देते हैं, उसके नेम के आगे क्या ऐड कर देते हैं, स्मॉल ए। तो यहाँ पे जैसे मुझे हेप्ट यूज करना चाहिए, लेकिन मैं हेप्ट ना यूज करके हेप्टा यूज करूंगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, पहली बात तो एक ये पॉइंट बात समझ आनी चाहिए। फिर जब हम मैं इसका प्राइमरी सफिक्स लिखूंगा, तो देखो डबल बॉन्ड, देखो पहला डबल बॉन्ड देखो ये किस नंबर पे नजदीक आ रहा है, 2 पे आ रहा है कि 3 पे आ रहा है, 2। पहला डबल बॉन्ड 2. 2 पे। हाँ, तो पहले मैंने 2 लिख दिया है ना,
फिर इसका जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो किस नंबर पे नियरेस्ट पड़ रहा है? 4 पे, 4 4 4 पे, है ना? तो ये दोनों नंबर मुझे लिखने पड़ेंगे, 4 2,4, और डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है ना? और कोई भी प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स अगर 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट करता है तो उसके लिए रिपीटिशन वर्ड यूज करते हैं, 2 के लिए डाई यहाँ पे यूज करना होगा, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो फिर इन लिख देंगे, ठीक है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है? सर एक बार ये ए वाला एक्स्ट्रा ए वाला बता दीजिए। हाँ, ये एक्स्ट्रा ए कब यूज करते हैं? तो बोलते हैं कि अगर मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल भी बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, अगर ये हमारी चेन में 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट करते हैं, इफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट 2 और मोर टाइम्स इन आवर मेन चेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, then we have to use small a. We have to use a alphabet small a in front of name of root word. जो भी रूट वर्ड है, जैसे 7 कार्बन के लिए हेप्ट है तो उसके आगे एक ए और हम लोग ऐड कर देंगे, ए और चिपका देंगे इसके नाम के आगे, तो हेप्ट ना बोल के हेप्टा बोलेंगे। लेकिन देखो ये चीज मैंने यहाँ नहीं करी ऊपर वाले एग्जांपल में, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ही बार आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने पेंट ही लिखा, यहाँ पे पेंटा नहीं लिखा मैंने, है ना? अगर मान लो यहाँ भी 2 बार आता तो फिर मैं पेंटा यूज कर लेता वहां पे, ठीक है? तो बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, जो हम लोग को पता होना चाहिए, या नेम लिखते समय हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है? So if one double and one triple bond is there, then also we will use A. 1 डबल 1 ट्रिपल, देखो 1 डबल और 1 ट्रिपल में भी यूज करेंगे, बिल्कुल सही करो, क्योंकि डबल और ट्रिपल है तो दोनों मल्टीपल बॉन्ड ही, और ये रूल एक्चुअली मल्टीपल बॉन्ड के लिए दिया गया है, मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना? तो जैसे एक डबल बॉन्ड आ जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसमें भी यूज करेंगे हम लोग, है ना? अच्छा, एक बात और आपको ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहीं पे, क्योंकि ये जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे ना, तो ये सब उस IUPAC नेम लिखते समय ये छोटे छोटे पार्ट होंगे जो अभी हम लोग यहाँ पे रूल्स मतलब कि यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग को क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लिया कि हमारी कार्बन की चेन में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है? ऐसा सिचुएशन है, और नंबरिंग इसमें हमें डबल बॉन्ड की साइड से, मतलब जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट पड़ रहा है इधर से करनी होगी, ये इसकी नंबरिंग। अभी आप लोग नंबरिंग के बारे में मत सोचो कि मैं इधर से क्यों कर रहा हूँ, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, रूल है, ठीक है? अच्छा, ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब जब इसका हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो देखो उसको लिखते समय हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं वर्ड रूट देखूँ कोई साइड चेन वगैरह तो नहीं है, चलो एक साइड चेन भी लगा देते हैं, अभी तक साइड चेन कहीं आई नहीं है ना, तो चलो साइड चेन को भी ले लो, एक साइड चेन भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक मेथिल की साइड चेन लगाते हैं, ठीक है? तो अगर मान लो देखो कोई साइड चेन है, जैसे यहाँ मेथिल साइड चेन में, तो साइड चेन मतलब ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना? इसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स को ही लिखते हैं, तो पहले मैं लिख दूंगा 6 मेथिल, ठीक है? सबसे पहले किसको लिखते हैं हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स को, या साइड चेन को, या सब्स्टिट्यूएंट, ये सारे नाम इसी के हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले मैंने किसको लिख दिया, मेथिल। अब मैं देखूंगा कि इस कार्बन की जो चेन है इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन है, नंबरिंग का लास्ट नंबर क्या है, तो नंबरिंग में जो लास्ट नंबर है वो 7 है, 7 कार्बन का रूट वर्ड लिख देंगे, 7 का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेप्टा, ठीक है? हाँ, अब इसमें वही पॉइंट आ जाएगा कि मल्टीपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, इसलिए ए भी ऐड कर देंगे, हेप्टा बोल देंगे, ठीक है? अब इसके बाद झगड़ा यहाँ पे होगा कि डबल बॉन्ड को पहले लिखें कि ट्रिपल बॉन्ड को पहले लिखें, मतलब इसको मैं क्या लिखूं, इसको 2 इन देन 4 आइन ये लिखूं, या फिर मैं 4 आइन पहले लिखूं और 2 इन बाद में लिखूं, इन दोनों में क्या सही है? ये वाली बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
2 in 7. Sir, 2 in 4i. 2 in 4i क्यों? Sir, तो alphabet. हाँ, अल्फाबेट, अल्फाबेट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने बात बोली है। देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कभी रिलेटिव ऑर्डर की बात हो कि डबल बॉन्ड को पहले लिखें ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस में ही डिसाइड करते हैं। डबल बॉन्ड इन लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आइन, और अल्फाबेट में ई पहले आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में ई वाई से बहुत पहले आता है, इसलिए हमें इन को ही पहले लिखना पड़ेगा, आइन को बाद में। अदरवाइज अगर हम लोग आइन को पहले लिख देंगे तो वो रॉन्ग IUPAC नहीं माना जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने इन पहले लिख दिया है और आइन को बाद में लिख दिया। ठीक है, बोलो भाई। सर अगर वहाँ पे डाई डाई आइन होता तो फिर तो भी कोई डी पहले दिक्कत आता है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, जब भी हम लोग इस तरह से अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो जो भी प्रीफिक्स या सफिक्स है उसका पहला लेटर देखेंगे, ना कि जो रिपीटिशन प्रीफिक्स है उसका पहला लेटर कभी नहीं देखेंगे, है ना। जैसे मान लो डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है तो उसके लिए नो डाउट डाई इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए डी, देखो डबल बॉन्ड का पहला लेटर ई है ना कि डी है ना। ये तो रिपीटिशन प्रीफिक्स है, इसको मत देखो आप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब अरेंज करो तो डबल बॉन्ड का ई का अल्फाबेट ई और वाई में ही आप कंपेयर करो कि पहले कौन आ रहा है। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हो गया? Yes, sir. और आपने डाई नहीं लगाया यहाँ पे। सर आपने पिछले क्वेश्चन में बोला था अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग डाई लगाएंगे, इसमें आपने नहीं यूज किया है। तो डबल बॉन्ड वहां 2 बार आया था ना, इसलिए डाई लगाया था। यहाँ डबल बॉन्ड 2 बार कहाँ पे आ रहा है? सर लेकिन ट्रिपल बॉन्ड तो आ रहा है ना एक बार। तो एक बार में थोड़ी ना डाई लगाते हैं, 2 बार में लगाते हैं। सर इसमें सेकेंडरी सफिक्स और डबल बॉन्ड में से कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है। लाइक ऐसा नहीं होता कि नंबरिंग जहाँ पे 7 से वहां से 1 से हो, मतलब इसी साइड से करेंगे। नहीं, वो नंबरिंग वाला तो रूल ही अलग है, वो तो अभी उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको लिखने का जो करेक्ट मेथड है वो बता रहा हूँ, है ना। नंबरिंग रूल तो हम लोग अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा देखो ये आदित्य बेटा, ये समझ में ऐसे समझो कि मान लो इसमें डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा होता, मान लो यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है ना, तो फिर हम लोग डाई लगाते यहाँ पे, फिर हम लोग लिखते 2,6 डाई इन, है ना। या फिर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहा होता तो फिर ट्रिपल बॉन्ड में फिर आइन के आगे डाई लगा देते। लेकिन देखो डबल बॉन्ड भी एक ही बार आ रहा है तो फिर डाई, अच्छा एक बार के लिए कुछ नहीं लिखते हैं ना, और ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही बार है तो फिर तो नॉर्मल जो नेम है वही लिखेंगे। ठीक है, ओके अब सर, क्लियर है ना। चलो गुड। अब इसमें देखो ये नाम हमने लिखा तो है, लेकिन एक इसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक है, एक बहुत छोटी सी माइनर मिस्टेक है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें मिस्टेक क्या है? इस नाम में भी मिठाई के बाद। नहीं, ये मिस्टेक तो नहीं है। जब भी ये देखो, जब भी हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट और न्यूमेरल के बीच में हमेशा डैश यूज करेंगे। अब 6 न्यूमेरल है और मेथिल आपका इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ तो डैश ही यूज होगा, यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। सर शायद हेप्टा में जो ए और उधर ई है वो साथ में नहीं रहता है। तो ये हमें हटाना पड़ेगा हेप्टा का ए। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो रूल है ये इसको बोलते हैं, दिस इज द ग्रामेटिकल एरर। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक या एरर बोली जाती है। ये आपने शायद पढ़ा भी हो कि जैसे इंग्लिश में कोई बोला जाता है, ग्रामर का एक रूल है कि 2 वर्ड जब ऐड करके एक नया वर्ड बनाते हैं, है ना, 2 वर्ड ऐड करके एक नया वर्ड बनाते हैं और फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर वॉवेल है
और सेकंड वर्ड का पहला लेटर भी वॉवेल है, वॉवेल या सेमी वॉवेल भी हो सकता है, तो जो पहले वर्ड का लास्ट लेटर होता है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, उस वॉवेल को हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये क्योंकि ये केमिस्ट्री का रूल नहीं है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये सिंपल ग्रामर है। जैसे मैंने 2 वर्ड ले लिया, अभी आप लोग सुन लीजिए, फिर लास्ट में पूछिएगा। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया गंगा, है ना, गंगा रिवर का है ना गंगा, और एक ओम है। अब 2 वर्ड को मैं ऐड करके एक नया वर्ड बनाने जा रहा हूँ। तो आप अगर गौर कीजिए तो गंगा का लास्ट लेटर वॉवेल है और ओम का पहला लेटर भी वॉवेल है। तो ये रूल बोलता है कि 2 वर्ड ऐड करके जब एक नया वर्ड बनाएंगे तो फर्स्ट लेटर का अगर लास्ट लेटर वॉवेल है फर्स्ट वर्ड का और सेकंड का भी पहला लेटर वॉवेल है, तो इसमें एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। मतलब एक लेटर, एक अल्फाबेट को डिलीट करना होगा ऐड करते समय, है ना। तो यहाँ पे डिलीट किसको करेंगे? फर्स्ट वर्ड का लास्ट वॉवेल, इसको डिलीट करेंगे ऑलवेज। तो ये ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा? गंगोम बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर सेमी वॉवेल वाला केस नहीं समझ में आया। हाँ, सेमी वॉवेल एक्चुअली 2 ही होते हैं, वाई और डब्ल्यू। देखो वॉवेल तो सबको पता ही है, 5 होते हैं, ए ई आई यू, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? सेमी वॉवेल। तो इनके लिए भी यूज होता है ना, तो इनके लिए भी यूज होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है वो बता देता हूँ। जैसे देखो इन, इन का लास्ट लेटर क्या है? वॉवेल है, वॉवेल है ना, और आइन का पहला लेटर सेमी वॉवेल है कि नहीं? वाई, वाई एक्चुअली सेमी वॉवेल में आता है। तो यहाँ पे जब ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली ये पूरा एक वर्ड ही है, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा एक वर्ड है। अगर ये 2 ना हो ना बेटा, तो ये सब ऐड होते चले जाए, ये कंबाइन हो जाए, लेकिन 2 की वजह से या 4 की वजह से ये आपस में कंबाइन नहीं हो पा रहे। संभव बेटा वाला माइक ऑन है क्या? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करना होगा? मुझे इन का ई डिलीट करना होगा, मतलब ये मुझे हटा देना होगा। लिखते समय इसको हम लोग फिर नहीं लिखेंगे, इन का ई हटा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो हेप्टा का ए वॉवेल और इन का ई वॉवेल है, तो यहाँ पे भी वही रूल लग जाएगा। इसलिए हेप्टा लिखना तो चाहिए, है ना, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड में हेप्टा लिखना चाहिए, लेकिन ए ग्रामर के इस रूल की वजह से हट जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। मतलब इसका अल्टीमेट जो इसका नेम आएगा वो 6 मेथिल हेप्ट 2 इन 4 आइन, ये इसका करेक्ट IUPAC ने कंसीडर किया जाए। ठीक है, और अच्छा एक बात ये भी चलो क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको आगे परेशान कर सकती है। ये जो मैंने अल्फाबेट वाला बताया है कि 2 वॉवेल या एक वॉवेल एक सेमी वॉवेल एक साथ नहीं लिखेंगे, ये वाला रूल हमेशा, ये रूल हमेशा आप कहाँ अप्लाई करोगे ये भी ध्यान रखो। ये वर्ड रूट प्लस वर्ड रूट के बाद जब हम लोग क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स के आगे अभी हम लोग सेकेंडरी सफिक्स पे लिखेंगे, इनके बिटवीन ही ये रूल लगाइएगा, है ना। ये रूल प्रीफिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये ग्रामर वाला ये जो रूल है ये हमेशा, क्योंकि ये वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ये पूरा मिलाकर एक वर्ड माना जाता है, मतलब ये पूरा एक वर्ड कंसीडर कर लेते हैं जुड़ने के बाद। ठीक है, तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बीच में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हटा देना, है ना, या फिर प्राइमरी सफिक्स और अभी सेकेंडरी सफिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, उनके बीच में ऐसी सिचुएशन आए तो वहां भी वॉवेल को हटा देते हैं, पहले वर्ड का लास्ट वॉवेल हटा देते हैं। लेकिन ये भी लिख लेना, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स के लिए मत लगा देना। ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स सेपरेट लिखे जाते हैं, जैसे मेथिल अलग लिखेंगे, क्लोरो अलग लिखेंगे, वो जुड़ते नहीं आपस में, है ना। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये बस वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स या तो एन होगा या तो इन होगा,
आइन होगा। तो जब भी मतलब कि आहुति चढ़ेगी तो एन का ई हटेगा या फिर इन का ई हटेगा या आइन का ई हटेगा, मतलब इन्हीं में से कोई डिलीट हो रहा होगा, आप देखोगे, है ना। या वर्ड रूट में जैसे ए हट गया, ये भी हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना इस बात को। तो ये मैंने आपको बता दिया प्राइमरी सफिक्स के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद बस अगर सर हम लोग ये सर अगर हम लोग ये नहीं लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इस ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर में 4 ऑप्शन देने होते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे पढ़ने में, मतलब जल्दीबाजी में पढ़ो तो ऐसा लग रहा था कि सर ये मिसप्रिंट हो गया है। जबकि उसमें था क्या कि ये क्वेश्चन जेई के पेपर में आ चुका है कि एक में ई नहीं हटाया था और एक में ई को हटा के दिया हुआ था, तो अल्टीमेटली सही उसे माना गया जिसमें ई हटा हुआ था। ये एक स्टैंडर्ड रूल है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिए। रूल बहुत छोटा सा है, लगता है कि अरे ई लगा रहने दो यार, क्यों हटा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपने दया भावना दिखाई तो एग्जामिनर आपके ऊपर दया नहीं दिखाएगा। वो नंबर काट देगा आपको। अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव में तो वो कंप्यूटराइज्ड होता, ऑटोमेटिक कट जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यस सर। चलो, है ना, इसमें कोई लापरवाही नहीं। अब देखो सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे हम लोग। सेकेंडरी सफिक्स आर बेटा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये एक्चुअली सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स आर सम फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, ये टोटल अभी आप इसकी मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा। ये टोटल आपके 12 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं? ये बेटा टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इनका एक रिलेटिव ऑर्डर होता है, इनका एक रिलेटिव प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। इनका एक रिलेटिव प्रायोरिटी या सीनियरिटी ऑर्डर डिफाइन होता है, ठीक है। और अगर इनमें अगर मैं लिखूं इनको कि ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इसमें जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं, C+H। इसका नाम क्या होता है अगर इसका बोला जाए, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का IUP मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, है ना, C+H। इसके बाद सेकेंड नंबर में होता है SO3H। सेकेंड नंबर पे SO3H, इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, है ना। सेकेंड कौन सा है? सल्फोनिक एसिड, SO3H। थर्ड नंबर पे अगर आप देखो तो थर्ड नंबर पे आपका होता है ना, इसमें होता है एसिड एनहाइड्राइड। ये आपका एसिड एनहाइड्राइड। इसके बाद ईस्टर होता है, ईस्टर। सर व्हाट इज थर्ड? थर्ड एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, C डबल बॉन्ड हो, OC डबल बॉन्ड हो। इसके बाद ईस्टर है। इसके बाद आपका एसिड हैलाइड है, COX, एसिड हैलाइड। X यहाँ पे हेलोजन होता है। हेलोजन वैसे तो इनमें से कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही 4 हेलोजन होते हैं मेन, ठीक है। और इसके बाद एमाइड होता है। ये इनका सीनियरिटी ऑर्डर है, जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो इस लिस्ट में तो इनका सीनियरिटी ऑर्डर कम होता जा रहा है।
सीनियरिटी ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। 7 नंबर पे साइनाइड होता है। साइनाइड जहर होता है, पॉइजनस होता है वैसे ही साइनाइड। 8th में आइसो, इसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड, CHO, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद कीटोन होता है। Sir, in fourth one, R is alkyl group. हाँ आर, हाँ आर बेटा एल्किल है। 4th में जो लास्ट में और आर है वो एल्किल है। Okay, sir. सर 6th में फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है? 6 का है एमाइड, AMIDE, एमाइड। तो ये आपके 12 फंक्शनल ग्रुप हैं टोटल, और इनमें एक रिलेटिव ऑर्डर है वो, और उसी ऑर्डर के साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मतलब ये ऑर्डर आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मतलब ये मत कीजिए कि इसी को ऊपर लिख दें किसी नीचे, फिर तो वो ऑर्डर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो ऑर्डर इम्पोर्टेंट है हम लोग को। अभी तो खैर आप पहली बार बना रहे हो, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे याद भी होगा। हाँ 7th वाले को साइनाइड बोलते हैं, C∼N को साइनाइड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा ये, हाँ क्या क्या कर बेटा? सर किस टाइप का ऑर्डर है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इनकी सीनियरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, है ना। ओके सर। अभी अभी जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो इस ऑर्डर को हम लोग को कंसीडर करके ही IUPAC नेम लिखना होगा। 4th वाले में ईस्टर, ईस्टर C∼OR, ये ईस्टर होता है। ओके सर। SH को थायो एल्कोहल बोलते हैं इसको, और NH2 को एमीन बोलते हैं। तो अच्छा ये टोटल इतने ही फंक्शनल ग्रुप होते ही हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ डालोगे 11th में तो ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं है, मेन ऑर्गेनिक 12th में ही है। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में भी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि केवल इतने ही फंक्शनल ग्रुप होते ही हैं, है ना। कोई भी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए, फंक्शनल ग्रुप केवल 12 ही होते हैं। मतलब इन्हीं में से कोई इन 12 में से ही जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो ये अभी तो ये एक मैंने लिस्ट बताई है, ठीक है। अच्छा इन फंक्शनल ग्रुप के अपने IUPAC नेम भी होते हैं, है ना। अच्छा ये जो आपको लगेगा कि सर ये लिखा हुआ है, ये जो नाम है ये इनके IUPAC नेम ही है, तो बेटा ये कुछ के हैं IUPAC नेम लेकिन सभी के नहीं। एक्चुअली ये इनके फंक्शनल ग्रुप का नाम है, ये इनके फंक्शनल ग्रुप को इन नामों से पुकारा जाता है, लेकिन IUPAC नेमिंग में इनको कुछ डिफरेंट नेम भी दिए गए हैं। ठीक है। तो उसकी एक आपको अभी लिस्ट में पढ़ाऊंगा आगे। ऐसा करता हूँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत में हम लोग को फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करनी है, वो फंक्शनल ग्रुप तो लास्ट में आएंगे। लेकिन तब भी आपको पता तो होना ही चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं फंक्शनल ग्रुप, अभी आगे पढ़ोगे ही आप लोग। तो इसलिए मैंने आपको लिस्ट दे दी है। ऐसा करते हैं उसी से ले लेते हैं।
ठीक है, देखो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, अभी इसको आप नोट मत करिए, अभी बस इसको आप बस समझ लीजिए। बाकी जब IUPAC नेम करेंगे फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम, तो वहां पे आपको याद भी करा देंगे और वहां पे आप लोग को याद हो जाए। अभी बस आप समझ लो कि ये कितने ग्रुप हैं। ये वही ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का, पहले COOH है, फिर SO3H है, ये आपका एनहाइड्राइड है। अच्छा, ये R मैंने हटा दिए हैं, इसमें जो अननेसेसरी R है वो मैंने हटा दिए हैं और वैलेंसी फ्री कर दी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप केवल इसमें COOH है। R तो वो कार्बन की चेन है, R एक अल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप में क्या होगी, कार्बन की कोई चेन होगी। ठीक है, तो ये सब चेन से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक COOH है, SO3H, ये एनाड्राइड हो गया, ये ईस्टर हो गया, ये एसिड हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया, ये है ना, ये साइनाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये अल्कोहल, ये थायो अल्कोहल, ये एमीन हो गया। ठीक है, और ये इनके नेम देखो दिए हुए हैं, है ना। हर एक फंक्शनल ग्रुप के नेम में देखिए इनके दो तरह के नेम। अच्छा, ये वाले नेम मत देखिए, ये इनके कॉमन नेम है। ये वाले नेम क्योंकि हम लोग IUPAC नेमिंग में यूज नहीं करते हैं, ये इनके कॉमन नेम, तो ये वाले नेम को देखने का कोई मतलब नहीं है। आप इनके ये वाले नेम जरूर देख लीजिए, जैसे COOH। तो COOH का जो सेकेंडरी सफिक्स का नेम है उसे बोलते हैं ओइक एसिड, उसे क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, है ना, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, ये भी बोला गया। और इनके सफिक्स के साथ इनके प्रीफिक्स के भी नेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स नेम है कार्बोक्सी। तो ऐसे ही सबके दो दो नाम दिए हुए हैं, इनके सफिक्स नेम भी है और इनके प्रीफिक्स नेम भी है। और अभी बहुत डिटेल में इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसकी नेमिंग करेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा मैं कि कब इनका सफिक्स नेम लिखना होता है ना, और कब इनका प्रीफिक्स नेम लिखना होता है। ठीक है, तो ये बात जब इनकी नेमिंग करेंगे तो वहां पे आपको बता दूंगा मैं, है ना। अभी बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कितने सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। ठीक है ना। बाकी आप ये लिस्ट बना लिया है, बाकी ये वाली लिस्ट अभी मैंने पेस्ट कर दी है, और ये आपकी रेजोनेंस की थ्योरी वाले पार्ट में दी हुई है, तो चाहो तो आप वहां से भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में कुछ क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। अच्छा, ठीक। अब हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे कि ये तो अभी मैंने आपको सारे टूल्स बताए हैं, अभी तो मैंने केवल आपको IUPAC नेमिंग में जो बेसिक टूल्स होते हैं, है ना, उसको मैंने डिस्कस किया है। अब हम लोग रूल्स में आ रहे हैं कि हाउ टू राइट IUPAC नेम, या IUPAC नेम लिखने के लिए जो स्टेप वाइज रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम लोग एक एक करके रूल्स सब देखेंगे। और यहाँ से आपका एक्चुअली IUPAC नेमिंग की स्टार्टिंग होती यहाँ से है मेनली, लेकिन वो बेसिक टूल्स बिना बताए कोई पढ़ा भी नहीं सकता डायरेक्ट, है ना, क्योंकि जब आपको प्रीफिक्स सफिक्स ये सब पता नहीं होगा तो फिर आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे, तो वो बताना भी जरूरी है। अब देखो, इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग। ठीक है, देखिए रूल्स के लिए बोला जाता है कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें IUPAC नेम लिखना है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। उसके क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, है ना। IUPAC नेम लिखने के 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, अगर आप IUPAC नेम लिखना चाह रहे हो तो बस आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, और ये 3 स्टेप आपने अगर सही फॉलो किए तो आपका करेक्ट IUPAC नेम आ जाएगा। देखिए स्टेप 1 में क्या करना होता है। स्टेप 1 बेटा इसको बोलते हैं चेन सिलेक्शन रूल। इसमें हम लोग एक चेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है इसमें हमें उसमें एक चेन सेलेक्ट करनी होती है। चेन का मतलब एक मेन चेन या पेरेंट चेन उसमें हमें सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है,
तो स्टेप फर्स्ट में को हम लोग चेन सिलेक्शन रूल के नाम से भी पढ़ते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, वी हैव टू सेलेक्ट ए पेरेंट चेन और मेन चेन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें एक मेन चेन या पेरेंट चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है। सबसे पहला काम होता ही है चेन सिलेक्ट करना, ठीक है ना। अगर आपने चेन सही सिलेक्ट कर ली तो नाम लिखने मतलब 50% काम आपका चेन सिलेक्शन से ही हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब चेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी नंबरिंग करते हैं, उस जो मेन चेन है उसकी नंबरिंग करते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ प्रीफिक्स वाले केस में बताया था कि किसी एक साइड से नंबरिंग करते हैं हम लोग मेन चेन की, ठीक है। 1 2 3 हर एक कार्बन को मैंने नंबर दिया था वहां पे, तो उसी को हम लोग नंबरिंग बोलते हैं, नंबरिंग ऑफ मेन चेन। जो भी आपने मेन चेन सेलेक्ट किया ना बेटा, उसकी क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर चेन सेलेक्ट कर ली आपने, नंबरिंग कर ली, उसके बाद जो स्टेप 3 होता है, स्टेप 3 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या ये कब पढ़ा हम लोगों ने, स्टेप 3 एक्चुअली सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। स्टेप 3 एक्चुअली ये है, ये सीक्वेंस फॉलो करते हुए हम लोग उसका IUPAC नेम लिख देते हैं, है ना। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का पकड़ के नाम लिख देते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, अगर साइकल आइकल होती है साइक्लो लगा देते हैं, वर्ड रूट लिख देते हैं, प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन जो भी है लिख देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो सेकेंडरी सफिक्स लिख देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारे कंपाउंड में तो बस वहीं पे नाम खत्म हो जाता है, प्राइमरी सफिक्स पे ही नाम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्टेप 3 है उसमें हम लोग को क्या लिखना होता है, IUPAC नेम ही लिखना होता है बाय फॉलोइंग एबव सीक्वेंस। वो जो भी सीक्वेंस है उसको फॉलो करते हुए, हाँ स्टैंडर्ड सीक्वेंस जो है उसी को फॉलो करके नेम लिख देते हैं। तो सीधा स्टेप 3 क्या है, सीधा नाम लिख देंगे हम लोग, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड यूजिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस। तो ये आपको मैंने जनरल तरीका बताया है कि कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका IUPAC नेम लिखने में आप स्टेप वाइज चलिएगा, है ना। कि पहले चेन सेलेक्ट करेंगे फिर नंबरिंग करेंगे, 2 काम आपने कर लिए सही, तो नाम लिखने में देखो स्टेप 3 में गड़बड़ आप करोगे ही नहीं, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। स्टेप 3 में आपसे गलतियां होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। आपसे जनरली बच्चों से जो गलतियां या मिस्टेक्स होती हैं वो इन्हीं 2 स्टेप में हो जाती है। या तो कहीं बच्चा चेन गलत सेलेक्ट कर लेता है, इस वजह से नाम गलत हो जाता है, या तो नंबरिंग गलत हो जाती है, इस वजह से नाम गलत हो जाता है। तो आपको इन 2 स्टेप में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग ये सारे स्टेप में जो अब देखो हर एक स्टेप में भी कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेन सिलेक्शन रूल, है ना, कि ये चेन सिलेक्शन रूल क्या होता है, क्या कहता है ये चेन सिलेक्शन रूल, है ना। तो सबसे पहले लिखिए स्टेप 1, या फिर सीधे चेन सिलेक्शन रूल भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। ठीक है, IUPAC नेमिंग पढ़ते समय थोड़ा सा पेशेंस की बस जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा फाउंडेशन मेंटेन करने में 1-2 लेक्चर लग जाते हैं। उसके बाद फिर आपको सारी पिक्चर हो जाती है क्लियर, फिर आपको क्या करना है नहीं करना है वो सारी चीजें समझ में आने लगती है ना। शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है या कैसे करें, क्या मतलब है, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे आपके मन में आएंगे, क्वेरीज बहुत सारी उठेंगी, लेकिन अभी उनको उन क्वेरीज का आंसर ऑटोमेटिक आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वो सारी क्वेरीज ऑटोमेटिक आपकी है ना क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस की बस जरूरत है। तो इसमें चेन सिलेक्शन रूल क्या कहता है, चेन सिलेक्शन रूल में हम लोग पहले क्या करते हैं, वी हैव टू सेलेक्ट ए पेरेंट चेन और मेन चेन। इसमें हम लोग एक पेरेंट चेन या मेन चेन सेलेक्ट करते हैं इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है उसमें हमें एक पेरेंट चेन या मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। अब क्या इसमें कैसे
चेन सिलेक्ट करेंगे, क्या कोई सीक्वेंस है, क्या कोई रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो यस बिल्कुल है ना। तो सबसे पहले देखो, चेन सिलेक्शन रूल भी किस कंपाउंड के लिए लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं चेन सिलेक्शन रूल, अभी हम लोग स्पेशली एल्केन और साइक्लो एल्केन के लिए के IUPAC नेम पढ़ेंगे। फॉर एल्केन एंड साइक्लो एल्केन, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। ठीक है, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारी कार्बन की चेन सैचुरेटेड है, क्योंकि एल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, या उसमें साइक्लो एल्केन भी हो सकते हैं। तो उसमें चेन सिलेक्शन रूल में देखो, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको ऐसी चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। आपकी ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है एल्केन और साइक्लो एल्केन के केस में जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं। वी हैव टू सेलेक्ट दोज चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले आपको ये देखना है। अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपको सेम कार्बन की दो चेन मिलने लगेगी, ठीक है, एक ही कंपाउंड में। तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे फिर देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी हमारी मेन चेन है। तो मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट चेन या मैक्सिमम कार्बन एटम कंटेनिंग चेन ही हमारी मेन चेन या पेरेंट चेन होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि सेम कार्बन की दो चेन मिलने लगे, तो फिर हम लोग फिर उस सिचुएशन में देखेंगे कि किस चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसमें है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब समझ रहे हो, साइड चेन या प्राइमरी प्रीफिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है ना। वैसे तो इतना देखने में ज्यादातर एग्जांपल में इन्हीं दोनों से आपको चेन के बारे में आइडिया लग जाएगा। लेकिन कुछ आपको ऐसे भी टिपिकल केसेस मिलेंगे जिसमें साइड चेन का नंबर भी सेम आने लगेगा। ठीक है, बोलो भाई, साइड चेन का नंबर भी क्या आने लगेगा, सेम। तो वहां पे हम लोग जानते हो क्या देखेंगे, फिर आपको पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखनी होगी। फिर आपको क्या देखना होगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बोलो भाई। और अगर Yes. पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आने लगे, वैसे ये 100 में 100 एग्जांपल करोगे तब उसमें कोई एक एग्जांपल मिलेगा जिसमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आएगा। ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट होता है, लेकिन एक रेयर केस ऐसा देखने को मिल सकता है। उस केस में फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देख के हम लोग चेन को डिसाइड करेंगे, है ना। तो ये आपका अल्टीमेट सीक्वेंस है मेन चेन को सिलेक्ट करने का। यस सर इसमें है अगर ना? किसी एक स्टेप में सेम आ रहा है अभी दूसरे पे जाएंगे ना, वरना सर वहीं से कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेन बात तो यही है कि जब मान लो पहला स्टेप जैसे मैक्सिमम कार्बन देख रहे हैं, लेकिन कार्बन का हमें सबसे पहले ऐसी चेन मिल गई जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, तो फिर हम लोग अगले स्टेप की तरफ प्रोसीड ही नहीं करेंगे। फिर हम लोग अगले स्टेप की तरफ नहीं प्रोसीड करेंगे। वो तभी प्रोसीड करेंगे जैसे पहले स्टेप में जैसे देखा कि कार्बन का नंबर, ऐसी दो चेन मिलने लगी जिसमें कार्बन का नंबर सेम। तो कार्बन के नंबर से जब हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होंगे कि हमारी मेन चेन कौन सी है, फिर हम लोग उस पॉइंट को स्किप करके फिर सेकेंड पॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑर्डर जो बताया है ना। अब इस ऑर्डर पे बेस्ड एग्जाम्पल हम लोग कई सारे जब देखेंगे तो आपको हर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हर एक बात का मतलब, मेरी हर एक बात का एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएगा, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ या इस रूल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो बिना एग्जाम्पल देखे तो कई बार क्लियर होता नहीं है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल इसमें देखने होंगे।
देखो, अच्छा इसमें जब मैं आपको चेन सिलेक्शन रूल पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं कार्बन दिखाऊंगा, हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन बनाऊंगा तो फिर अननेसेसरी टाइम बहुत किल हो जाएगा। तो अभी आप अंडरस्टूड समझिएगा कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है ना, कार्बन की बची हुई वैलेंसी पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अभी बस हम लोग को फोकस करना है मेन चेन सेलेक्ट करने में। और जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ये एक कार्बन का कंपाउंड है, इसमें मुझे मेन चेन सेलेक्ट करनी है। तो इसमें देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप सीधा सीधा एक स्ट्रेट चेन ले लो, है ना, एक ये वाली चेन ले लो जिसको मैंने एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर इंक्लोज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये चेन लेते हैं, इससे अपनी मेन चेन कंसीडर करते हैं, तो आपकी मेन चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसमें मुझे और दिख रही कि मैं सीधे सीधे जाऊं, लेकिन यहाँ बीच में रास्ते में एक गली है, यहाँ मैं मुड़ जाऊं, मतलब साइड चेन की तरफ चला जाऊं, ठीक है। मैं एक तरफ, अच्छा चेन सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ, चलो। चेन सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि हर एक कार्बन, अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है तो उसमें कार्बन के टर्मिनल्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, टर्मिनल दिख रहे होंगे। तो आपको किसी एक टर्मिनल से चलना स्टार्ट कर, किसी एक टर्मिनल को पकड़ लो और चलते रहो एक एक कार्बन पे जंप करते हुए, और जब तक आपको कोई दूसरा टर्मिनल ना मिल जाए, ठीक है, तब तक आपको चलते रहना है। तो इस तरीके से जब आप दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाओगे, एक एंड से दूसरे एंड पर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक छोर से दूसरी छोर में पहुंच जाओगे, तो आपको एक चेन मिल जाएगी, उसे हम लोग चेन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एक चेन ये हो गई, इसमें 6 कार्बन थे पूरे। लेकिन आप अगर ऐसे जाते रहो और इधर आप मुड़ गए, मान लो आपने अपना रास्ता बदल दिया, है ना, आप इधर मुड़ गए, तो आपको कितने कार्बन मिलेंगे? 7। 7. है ना, ये मैंने दूसरी चेन ले ली, है ना, ये मान लो कि दूसरी सेकंड चेन है। तो इसमें एक कार्बन ज्यादा मिल रहा है ना, आपने मुझे बताया कि 7 मिल रहा है, तो बिल्कुल सही बताया कि इसमें 7 कार्बन मिल रहा है। अब एक चेन में 6 कार्बन मिल रहे हैं, एक में 7 कार्बन, सॉरी 7 कार्बन मिल रहे हैं, तो ज्यादा किसमें मिल रहे हैं? 7 7. है ना, सेकेंड चेन। 7। तो वही हमारी मेन चेन है, ठीक है। तो ये पहला रूल है, और पहले रूल का ये पहला एग्जाम्पल है, मतलब ये इस वाले पार्ट का एग्जाम्पल ही है कि इस कंपाउंड में मुझे 2 चेन मिल रही थी। वैसे एक चेन और मिल रही है, अगर आप गौर से समझो कि आप इधर से चलना शुरू करो, एक चेन और है, देखा जाए तो एक 3 चेन मिल रही है, और इसमें भी 6 ही कार्बन है, देखा जाए तो इसमें भी कितने कार्बन है? 1 ठीक 2 है। 3। तो अल्टीमेटली इस कंपाउंड में 3 चेन मिल रही है, जिसमें 2 तो 6 कार्बन की है, हाँ एक चेन 7 कार्बन की है। तो रूल बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग जो चेन होगी, वही हमारी पेरेंट चेन होगी या मेन चेन होगी, है। तो इसमें हमारी मेन चेन ये वाली हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ, इसको अल्टीमेटली जो मेन चेन है उसको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली मेन चेन हो गई, ये हमारी मेन चेन हो गई, और ये वाली रॉन्ग चेन। अगर आप किसी बच्चे ने ये वाली चेन ले ली तो भैया उसका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब उसका आईयूपीएससी नेम जो आएगा वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। है ना? तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, चलो एग्जाम्पल आप लोग देखते चले जाओ, है ना। तो ये बातें आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और ये मेरी गारंटी है कि आईयूपीएससी पढ़ने के बाद, मतलब ये चैप्टर जैसे आप पढ़ लोगे, तो आप किसी ना किसी बच्चे को पढ़ा भी सकते हो, है ना, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद भी पढ़ा सकते हो। कोई किसी को चीज पढ़ा तभी सकता है जब उसमें उसको पूरी पकड़ बन जाए, है ना। लेकिन बहुत आराम से सुनिए और एक एक पॉइंट समझिए, नोट भी कर
Sir, your voice is not audible. सर आवाज नहीं आ रही है इसकी। Sir, voice नहीं आ रही है। हेलो बेटा अभी चला गया था नेटवर्क, अभी ज्वाइन हुआ है। स्क्रीन फ्रीज हो गया, इसको मैं सही कर रहा हूँ। अब सही हो गया। ठीक है, ये जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में देखो इसमें मेन चेन कौन सी होगी। तो देखो मैं इधर से चल रहा हूँ लेफ्ट साइड से, और मैं अगर सीधे इधर चला जाऊं तो बताइए क्या ये मेन चेन होनी चाहिए, पेरेंट चेन? No, sir. No, sir. नो सर। है ना। तो ये तो देखने से पता लगा कि इसमें तो 4 ही कार्बन आ रहे हैं, और कार्बन तो इसमें और भी मिल सकते हैं ना। तो उसका देखो मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल मेथड बताता हूँ, ठीक है, कि आप एक तरफ से चलो, नो डाउट, जैसे आप इधर से चले, और जब भी आपको चौराहा मिले, चौराहा मतलब चौराहा तिराहा, जब मतलब जहां से 2 रास्ते कम से कम आपको दिखने लगे, तो वहां पे खड़े होके 1 सेकंड सोचना कि यार जैसे यहाँ पे आप आ गए थर्ड कार्बन, कि अगर मैं सीधे जाऊंगा तो मुझे एक ही कार्बन मिलेगा, और नीचे ढेर सारे कार्बन है तो नीचे जाना बेहतर है क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। ठीक है, तो आप बेटा सीधे यहाँ तक तो सीधे जाइए, लेकिन यहाँ से आप नीचे आ जाइए। अब यहाँ फिर एक चौराहा टाइप का दिख रहा है, मतलब चौराहा मतलब 4 रास्ते दिख रहे हैं आपको। अब देखो इधर और लेफ्ट और नीचे साइड जाना तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ही एक कार्बन मिल रहे हैं, है ना। और अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो कई कार्बन मिलेंगे। तो इधर आएंगे, अब इधर जाने बाद इधर आने पे एक ही कार्बन है, नीचे जाने पे अभी तो लाइन लगी हुई है। तो ऑटोमेटिक आप यही मेन चेन हो जाएगी। यही मेन चेन हो जाएगी, ऑटोमेटिक आप करेक्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे, है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, और ऐसे सोचने में आपसे गलत नहीं होगा कभी, है ना। तो जहां भी आपको 2 रास्ते या 2 से ज्यादा रास्ते मिलने लगे, वहां पे आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम देके सोच लेना है कि आगे जाना बेहतर है, कि मतलब जो भी रास्ते हैं उनमें किस रास्ते में जाना बेहतर है ना, जिससे आपको कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। Yes, यस सर। sir. तो ये वाली चेन हमारी में, अब देखो, अब आप कोई भी चेन सेलेक्ट करके देख लो, इससे ज्यादा कार्बन आपको मिलेंगे ही नहीं, है ना। इस एग्जांपल में आप कैसे भी चेन सेलेक्ट करो, यही वाली चेन हमारी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब आते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेम कार्बन की 2 चेन अगर मिले तो उस सिचुएशन में क्या करना बेटर रहेगा, है ना। सेम कार्बन की अगर 2 चेन मिले, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट फाइंड करना है इसको। हाँ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक। तो देखो उसको एग्जांपल से समझना है हम लोग को पहले कि क्या मतलब है इस बात का, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर। जैसे मान लो ये एक कार्बन की चेन है, ये जिगजैग टाइप की चेन है, कॉर्नर कार्बन होते हैं जैसे जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर दिए आते हैं। तो देखो इसमें जैसे आप इधर से चलना शुरू करें लेफ्ट साइड से, ठीक है, आप 1 फिर 2, है ना, एक एक करके आगे बढ़ते आ रहे हो, 3 4, अभी कोई चौराहा तिराहा दोराहा नहीं आ रहा है, ठीक है।
मतलब तिराहे और चौराहे पे थोड़ा समझना है। अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो ऊपर की तरफ निकल जाओ, तो आपको दो कार्बन मिलेंगे क्योंकि कॉर्नर ही कार्बन होते हैं, और आप इधर जाओगे, ठीक है, तो इधर भी दो ही कार्बन मिल रहे हैं, या फिर आप इधर जाके इधर जाओगे तो भी दो कार्बन मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखो कि आपको जैसे एक चेन ये मिल रही है और इसमें अगर टोटल कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है ना। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना। और ऐसे ही अगर आप सीधे सीधे बिल्कुल ना की सीध पे चलते रहे, अगर स्ट्रेट चेन को ले लिया मेन चेन, तो भी कार्बन 8 ही मिल रहे हैं ना। कार्बन अगर देखो तो 8 ही कार्बन इसमें भी मिल रहे हैं, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अच्छा 9 कार्बन की चेन इसमें मिल ही नहीं रह पा रही है। अगर 8 से ज्यादा कार्बन की चेन मिल जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हमें सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 कार्बन की एक चेन आपको ऐसी मिल रही है ना। एक चेन आपको ये वाली मिल रही है। अब इन दोनों में बताओ पेरेंट चेन किसे लें? सर बीच वाली को। सर दोनों ले सकते हैं। सर बीच वाली को, उसके बाद सर दो बीच वाली को, substituent है। क्योंकि उसमें दो यस सर, बीच वाली को। हाँ, बीच वाली चेन, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये जो स्ट्रेट वाली है ना, इसको लेने का फायदा क्या है? देखो, अगर आप ये चेन लेते हो तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, है ना। देखो, एक इसमें मेथिल की साइड चेन ये दिख रही है, और एक ऊपर अगर आप बैलेंस करोगे तो CH2 CH3 मतलब एथिल की साइड चेन है। मतलब आप जब ये स्ट्रेट चेन जो देख रहे हैं, ये जो जिगजैग वाली जो सीधी सीधी चेन है, इसमें आपको दो साइड चेन या दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, है ना। बोलो भाई। इसमें दो यस सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, है ना। तो इसको अगर मेन चेन ले तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। अगर आप इसको मेन चेन लेंगे तो आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं? कार्बन तो 8 ही मिल रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट आपको पूरे पूरे दो। दो मिल रहे हैं। ठीक है। हाँ, इस कार्बन की चेन में अगर हम लोग देखें तो हमें कार्बन 8 मिल रहे हैं और दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो ये मैं लिख भी देता हूँ उसके सामने। मुझे पहले तो कार्बन का नंबर देखना होता, 8 कार्बन और प्लस दो सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, लेकिन जैसे एक चेन और मिल रही है तो उसको भी देखना जरूरी है। उसको भी एक बार देख लें भैया कि उसमें ऐसा तो नहीं कुछ और खास बात है। जैसे देखो, इसमें ये हट गया, ठीक है। देखो, इसमें दूसरी चेन इस तरह की मिल सकती है कि इधर चले जाए ऊपर साइड। बनाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो ये वाली चेन है ना, ये वाली चेन। अब इस चेन में और ऊपर वाली चेन में देखो डिफरेंस क्या है। इसमें देखो कार्बन मुझे 8 ही मिल रहे हैं, अगर आप कार्बन काउंट करेंगे तो 8 ही मिलेंगे, लेकिन ये वाली चेन में सब्स्टिट्यूएंट देखो कितने हैं इसमें। तो सब्स्टिट्यूएंट तो पूरा एक यही तो सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब मेन चेन से जो बाहर निकल रहा है, मतलब जो मेन चेन का पार्ट नहीं वही सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अब आपको इस रूल का सहारा लेना पड़ेगा। वापस आए अगर हम लोग, तो जब दोनों में 8-8 कार्बन मिल रहे हैं तो हमारी मेन चेन वो होगी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा हो, और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर बेटा पहली वाली चेन में ही ज्यादा है ना, दो सर सब्स्टिट्यूएंट। एक थर्ड चेन भी तो है यस सर। सर उसमें भी तो दो सर, वो सब्स्टिट्यूएंट नीचे है। आ सकते हैं तो इसमें। हाँ, एक थर्ड चेन भी दिख रही है, लेकिन थर्ड चेन और ये जो पहली वाली चेन है ये आइडेंटिकल चेन है। जैसे देखो ये वाली चेन, ये वाली चेन देखो, और आप जो तीसरी बोल रहे हो ये वाली चेन बोल रहे हो, आप इधर आने को बोल रहे हो, यस सर। है ना। ये दोनों चेन आइडेंटिकल है। अच्छा, ये कैसे हमने जान लिया आइडेंटिकल है ना। देखो,
यहाँ तक तो देखो, आप एक एक जंप करते जाओ, यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक तो इस चेन और इस चेन में सिमिलरिटी है, चाहे आप सीधे जाओ या आप नीचे जाओ। लेकिन देखो, अब जब इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे इस कार्बन पे, तो इसके आगे जब आपने इधर आ रहे हो, मतलब जो चेन ले रखी है इसी को लो, तो इसमें एक मेथिल की साइड चेन आ रही है ना। पोजीशन देखो तो सेकंड नंबर पे आ रही है, ठीक है। या एथिल को भी देख लो तो एथिल थर्ड नंबर पे आ रहा है। इस तरह का सिचुएशन है। और अगर आप ये वाली चेन ले तो ये नीचे चले जाते हो, और अब एक बार जरा आप नंबरिंग करो, तो अभी भी सेकंड पे एक मेथिल आ रहा है और थर्ड पे एक एथिल आ रहा है ना। सेम सिचुएशन है दोनों में। यस सर। यस सर। तो वो वाली चेन एक्चुअली आइडेंटिकल है, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें चेन दो डिफरेंट चेन मिल रही हैं, और उसमें करेक्ट वाली ये वाली है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग IUPAC नेम लिखेंगे तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो तो इसमें एक IUPAC नेम ही और गलत तो है। है, तो ऊपर से लेके नीचे तक जो सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट है सर, वो भी तो अगर काउंट कर ले तब ज्यादा कार्बन हो जाएंगे हमारे पास। कहाँ से ऊपर से चले हैं? ये सर नो सर, तो साइड से चलिए बताएं। साइड मतलब लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। लेफ्ट, हाँ। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद तो ऊपर 7 8। 7 8। तो ये वाली चेन यही तो है सर लेकिन हम लोग नीचे भी तो आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते क्या? वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप नीचे आओगे तो ये वाली चेन, यार तुम सुनते नहीं हो यार। अगर आप नीचे इधर आ रहे हैं, ये वाली चेन और ये वाली चेन तो बराबर आइडेंटिकल होगी ना। ऐसा सोचो, देखो आप यहाँ तक तो सेम ही जा रहे हो, है ना। अब देखो यहाँ पे खड़े होके सोचो यार, जल्दीबाजी नहीं करो। अगर आप आगे जाओगे तो भी एक मिथिल मिलेगा, और नीचे जाओगे तो भी एक मिथिल ही तो मिलेगा। तो आप आगे जाओ चाहे नीचे जाओ, वो चेन तो आइडेंटिकल हो गई ना बेटा। यस सर। है ना। तो ये वाली चेन जो बनी हुई है, ये वाली चेन, और अगर आप ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ से नीचे मुड़ जाओ, तो ये चेन भी तो सेम वही चेन है ऊपर वाली। यस सर। है ना। उसको ऐसा करो, कॉपी में जैसे बना के देखोगे तो आपको मेरे ख्याल से और क्लियर हो जाएगा। एक बार बना लिया करो, है ना। नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? सर मैं ये नहीं बोल रहा था। हाँ। तो सर जो सेकंड वाला कुछ आपने मार्क किया है, तो उसको हम लोग नीचे नहीं ले जा सकते क्या, जो राइट साइड का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब्स्टिट्यूएंट सॉरी, ऊपर से ले जाके सर नीचे ले जाके, ऊपर ले जाके नीचे ऐसे? नो सर। तो जो आपने सेकंड वाला बनाया है 8 कार्बन प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा ये वाला। यस सर। तो सर जो आपने मार्क किया है ऊपर से लेके ऊपर तक कार्बन चेन, तो सर जहाँ पे सर जो थर्ड CH2 CH3 जहाँ पे है सर, हाँ हाँ हाँ। तो सर जो नीचे कार्बन आ रहा है जहाँ से कनेक्टेड है कार्बन, तो उसको हम लोग नीचे भी तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते? ऐसे इधर? यस सर, ये ऊपर ले जाके नीचे भी। यस सर। अच्छा, तुम्हारा कहना है कि तुम इधर भी चले जाओ इधर भी चले जाओ। मतलब कहने का मतलब कि आप इधर से चलते चलते आए, इधर गए, फिर लौट के वापस आए, फिर इधर आ गए। यस सर। देखो, चेन सेलेक्ट करते समय लौटना अलाउ नहीं है, ये पाप होता है IUPAC में। ये अगर आप किसी एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो आपको फिर उसी डायरेक्शन में बढ़ना है, आपको अपने कदम पीछे नहीं ले जाने हैं।
ऐसी चेन नहीं डिफाइन होती है ना, क्योंकि देखो आप नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 के बाद 9 इसको दे दोगे, 10 इसको दे दोगे, 11 इसको दे दोगे, 12 इसको दे दोगे। आप एक ही कार्बन को दो बार नंबर दे दोगे। वापस लौटने का मतलब तो यही हुआ है, पॉसिबल नहीं है ना ऐसी नंबरिंग। और अच्छा, जंप कर नहीं सकते कि आप उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद जंप कर जाओ सीधे ये 9 और ये 10 हो गई सर 10 का। तो चेन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, मतलब चेन सेलेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि चेन शुड बी कॉन्टिन्यूअस और एक कार्बन को एक ही नंबर देना है, इसलिए पीछे लौटना इज नॉट अलाउड, है ना? यस सर। है ना? चलो तुमने अच्छा किया पूछ लिया, हो सकता है कोई और बच्चा भी ये सोच रहा हो कि ऐसी भी चेन हो सकती है, तो ऐसी चेन नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। पीछे नहीं लौट, पीछे लौटना पाप है IUPAC में। अब देखो एक इसमें ये भी देख लेते हैं भाई, जब आपने इतने सारे एग्जांपल देख ही लिए और ये थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल है ना, इसमें मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो आप जब सीधे सीधे जाओगे, जैसे मान लो आपने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट किया, आप सीधे सीधे गए, ठीक है, और ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, है ना, तो इसमें आपको कितने कार्बन मिले, पहले तो कार्बन देखते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, मैं चलो लिख देता हूँ इस चेन में जो हाँ 7 कार्बन है, ठीक है। अच्छा अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने मिले, तो एक तो ब्रोमो ये है और एक ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये पूरा एक कंप्लीट एक सब। अब इसको कोई ऐसे ना गिनना कि सर एक ये दो ये तीन सब्स्टिट्यूएंट ना, मेन चेन से जैसे ही आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो फिर जो भी जुड़ा हुआ है वो एक कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये पूरा एक क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, इस कंपाउंड में कितने हो गए, दो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, क्लियर? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी मैं और ले रहा हूँ, सेकंड पॉसिबिलिटी। इसमें देखो आप सीधे सीधे गए है ना, अब यहाँ पे आप नीचे आ गए, ठीक है, और आपको चेन में कार्बन ही लेना, ब्रोमीन की तरफ मत मुड़ जाना, आपको चेन कार्बन की लेनी होती है नंबरिंग, क्योंकि कार्बन के ऊपर करनी होती है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, इसमें अगर देखें तो कार्बन अभी भी 7 ही दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ही कार्बन है ना, तो अभी भी 7 कार्बन ही है हमारी चेन में। और अच्छा सब्स्टिट्यूएंट देखो कितने हैं इस वाले एग्जांपल में, दो। टू। 1। सब्स्टिट्यूएंट 2 है ना सर 2 है। देखो, देखो मेन चेन से बाहर की तरफ जो भी निकल रहा हो वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो जैसे फर्स्ट पे नहीं, सेकंड पे एक ब्रोमो मिल गया और थर्ड पे एक ये साइड चेन पूरी पूरी एक गिनेंगे इसको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो अब तो देखो ये तो बराबरी का मुकाबला हो गया भाई, दोनों में कार्बन का नंबर भी सेम हो गया और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो गया। अब कैसे डिसाइड करें कि इन दोनों में से सर कौन सी पैर एंड चेन होगी? सर पोजीशन से। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। सर जो ऊपर वाला कार्बन की चेन बनेगी, हाँ हाँ सर उसको अगर नीचे वाले से ले ले तो बराबर नहीं हो जाएंगे, 7+2 इसमें भी है 7+2 इसमें भी है। नहीं ऊपर वाले जो पहली वाली चेन है उसमें क्या करें? सर तो दोनों आइडेंटिकल नहीं हो जाएंगी, क्योंकि उसमें भी है 7+2 इसमें नीचे भी है 7+2। हाँ अब देखो ये चीज भी समझना जरूरी है कि जैसे 7+2 आ रहा है, तो या तो ये आइडेंटिकल हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये आइडेंटिकल हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आइडेंटिकल ना हो।
अगर आइडेंटिकल होगी तब तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इन दोनों में कोई भी चेन ले लो, क्योंकि अगर दोनों चेन आइडेंटिकल हुई तो दोनों से एक ही IUPAC नेम आएगा। लेकिन अगर दोनों चेन आइडेंटिकल नहीं हुई तो दोनों से IUPAC नेम अलग अलग आएगा, है ना। तो अब वो कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए क्या करना है, देखो उसके लिए ये आपको रूल कहता है कि जब Position. नंबर ऑफ कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट हाँ दोनों ही सेम हो, देन आपको पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और देख लेनी है। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है, अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है तो फिर वो दोनों चेन भी अलग अलग होंगी, है ना। अच्छा, अब ये कैसे देखें, तो उसके लिए हम लोग नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग अभी पढ़ेंगे। नंबरिंग का पहला रूल ये होता है कि नंबरिंग हम लोग उस साइड से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पड़े, ठीक है। तो कोई भी बच्चा इधर से नंबरिंग नहीं करना चाहेगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि अगर वो नंबरिंग करेगा तो 1 2 3 कोई सब्स्टिट्यूएंट आ ही नहीं रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट 5th पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा राइट साइड से करेगा तो अरे उसको तो पहले ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमें नंबरिंग अगर करनी है तो इधर से ही करनी होगी, राइट साइड से, क्योंकि नंबरिंग हमें उस साइड से ही करनी होती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन पे हो, है ना। तो मैंने पहले पहली चेन की नंबरिंग कर दी, है ना। और ऐसे ही नीचे वाली चेन में कर दो, नीचे वाली चेन में भी नीचे की तरफ से ही करना बेटा रहेगा, बोलो भाई। इसमें भी ऐसे ही तो करनी होगी नंबरिंग, है ना। अब आप देखो Yes. कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो पहले वाले कंपाउंड में नंबर 1 पे ही ब्रोमो आ गया, मतलब पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा 3 पे आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे सेकंड इस वाले में देखो जरा, इसमें पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और दूसरा तो खैर 3 पे आ रहा है, ठीक है। बोलो भाई। तो अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नियरेस्ट होगी, जिस कार्बन की चेन में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नियरेस्ट होगी या पास पास आ रहे होंगे सब्स्टिट्यूएंट, है ना, तो वो हमारी क्या होगी, मेन चेन होगी। तो बताओ भाई किसको मेन चेन ले, ये पहले वाले को कि दूसरे वाले को। पहले वाले पहला वाला पहले वाले को। पहले वाले को। पहले वाले पहले वाले को। तो इसका मतलब ये इसमें पहला जो मैंने फर्स्ट चेन ली, स्ट्रेट वाली जो चेन है वही करेक्ट चेन है, ये करेक्ट चेन है, और ये वाली रॉन्ग है। अगर आप कोई बच्चा इससे लिखेगा IUPAC नेम तो उसका ऑटोमेटिक IUPAC नेम गलत हो जाएगा, ठीक है। यस सर। सो मीन्स हम लोग को मिनिमम नंबर देखना होता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट के लिए मिनिमम नंबर देखना होता है, ठीक है। ये तो सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ये फर्स्ट वाला कैसे हो गया? हाँ, फर्स्ट वाला कैसे हो गया, देखो इसके लिए एक मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। वैसे तो ये अभी नंबरिंग वाले रूल में आता है, इसको लोवेस्ट लोकेन रूल बोलते हैं। इसमें करना क्या होता है कि देखो आप जिस डायरेक्शन से नंबरिंग कर रहे हो, मतलब जिधर आप 1 दे रहे हो, तो उसमें देखा आप क्या करो कि जिन जिन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उन पोजीशन को लिख लो आप। जैसे पहले इस वाली चेन में आप देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर देखो 2 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है तो 2 मत लिखो। हाँ, फिर 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है बेटा ये वाला, तो फिर मैं उसकी पोजीशन लिख दूंगा, ये 3 लिख दूंगा यहाँ पे 3। अच्छा, आगे कोई नहीं, आगे सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई है ही नहीं सब्स्टिट्यूएंट, तो आगे लिखने जो होती नहीं, तो इन दोनों नंबर का सम कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जिन जिन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है उन नंबर का ही सम कर देंगे, तो ये सम 4 आ गया। ऐसे ही नीचे वाली में करूँ तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है, 2 पे, है ना। और दूसरा है पहला सब्स्टिट्यूएंट बेटा ये ब्रोमो 2 पे आ रहा है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बेटा 3 पोजीशन पे कनेक्टेड है, थर्ड कार्बन पे, और दोनों का सम करें तो 5 आ रहा है। और इसमें जो सम मिनिमम आ रहा है ना, इन दोनों में जो सम मिनिमम आ रहा है वही वाली चेन सही है, ठीक है।
है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब ये एक प्रॉपर रूल है, इसे लोवेस्ट लोकेंट रूल भी बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, वो एक्चुअली वो नंबरिंग के रूल में आता है ये रूल। लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि पोजीशन देखे बिना हम लोग चेन को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें पोजीशन को देखना पड़ रहा है। सर ठीक है। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल अगर सेम आ गया, लेकिन सर इसमें पहला एलिमेंट 1 पे आ रहा है, लेकिन इसमें पहला एलिमेंट 2 पे आ रहा है, तो हाँ, फिर से बोले, मैं पूरी बात सुन। अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल सेम आ गया, अगर लाइक दोनों का 5 आ जाता, लेकिन उसका लाइक 1 4 पे मिलता, इसका 2 और 3 पे मिलता, तो सर अच्छा किसी अच्छा अच्छा, मतलब हाँ 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 हाँ, एक पॉसिबिलिटी वैसे होने को हो सकती है कि मान लो कि ऐसा कुछ होता कि सम सेम आने लगता, जैसे मान लो कि इसमें 3 + 2 5, है ना, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो। सर तो 3 + 2 के साथ सेम हो गया सर, 1 + 4 जैसे आ गया अच्छा, तो 5। हाँ हाँ, वो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 + 4। तो उसमें ये देखा जाता है फिर पहला सब्स्टिट्यूएंट किस में नीड स्टार है ना, कि जैसे इसमें पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ रहा है, अगर अगर सम ऑफ लोकेंट से सेम आने लगे तभी ये चीज लगाना उसमें, कि जैसे इसमें पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे, इसमें पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, तो फिर लोवेस्ट लोकेंट रूल का सम सेम आने के बाद फिर हम लोग उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिसमें यस पहला सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट आ रहा है। ठीक है, सर क्योंकि जैसे फिर तो सेकंड कोई ना। वाला, सर ये जो सेकंड हम्म, केस है जो रॉन्ग है, उसमें ये जो बी आर है जो सेकंड पे लगा है, अगर हम उसको फर्स्ट पे लगाएं तो फिर तो 1 + 4 दोनों साइड भी आ जाएगा, वो तो उस केस में क्या वो करेंगे? आइडेंटिकल हो जाएगी, वो दोनों चेन आइडेंटिकल हो जाएगी। आपका ओके कहना है सर। कि ये ब्रोमीन हटा के यहाँ लगा दे, तो हम्म। ये वाली चेन और ये वाली चेन आइडेंटिकल हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें भी ओके। 1 + 3 और ये भी 1 + 3। जब ऐसा ऐसे आके सेम आने लगे, मतलब 1 + 3 1 + 3, तो समझ जाना कि अरे तो आइडेंटिकल है ना। ओके सर। बोलो भाई। हम्म। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर ये ग्रुप ही अलग हो जाए, नहीं समझे, अगर ये ग्रुप ही अलग हो जाए, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, कि मान लो कि यहाँ पे, चलो मैं एक एग्जांपल, अब वो लास्ट में वही सबसे लास्ट में वही बनता बचता ही है। वो लास्ट में सब, लेकिन ये बहुत रेयर है कि यहाँ तक आपको देखना पड़े। हो सकता है पूरा पूरी IUPAC आप लोग पढ़ जाओ, ये वाला रूल कहीं लगाने की आवश्यकता पड़े ही ना, बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। आपको ऐसे एग्जांपल मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लो कि ये वाला केस ले लेते हैं, चलो। सर लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो जाएगा अभी बस 1 मिनट में सर। क्लास जैसे ही लाइट आएगी मैं ज्वाइन कर दूंगा दोबारा। हाँ बिल्कुल कर लेना जी। ठीक है, मैं एंट्री दे देता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, है ना। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें भी एक अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा अपने आप में, कि जैसे आप ये वाली चेन लेते हैं, है ना, स्ट्रेट चेन, तो इसमें आपको कार्बन 7 ही मिलेंगे पूरे। ठीक है, और साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट देखो तो कितने बनेंगे, 2 है ना, इसमें substituent। देखो 7, हाँ 7 कार्बन, बिल्कुल सही, 2 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और चलो नंबरिंग भी कर लेते हैं, लगे या तो खत्म करेंगे कहानी में। तो फिर आपने देखा लोवेस्ट लोकेंट रूल 1 + 3 4 आ रहा है। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और बन रही है भैया, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि देखो सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि इधर पहले पहले तो स्ट्रक्चर सेम ले लेता हूँ मैं, स्ट्रक्चर सेम होगा तभी वो चीज समझ में आएगी, कि आप ऐसे ये वाली चेन ले लो, है ना, 1 2 3, बाकी तो आगे नंबरिंग हो ही रखी है, ये वाली चेन। अब इसमें अगर आप देखो तो मेन चेन में 7 कार्बन अभी भी है, सब्स्टिट्यूएंट अभी भी 2 ही दिख रहे होंगे आपको सब्स्टिट्यूएंट।
अगर लोवेस्ट लोकेन रूल लगाओगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ रहा है, दूसरा 3 पे आ रहा है, सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी एग्जैक्ट सेम आ गया है ना। इसमें भी 1 + 3 4 है, 1 मतलब ये 2 + 2 और 1 + 3 ये तो अलग अलग चेन होंगे, है ना। लेकिन अब 1 + 3 और 1 + 3 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे तो लोवेस्ट लोकेन रूल भी फेल हो जाएगा, मतलब लोवेस्ट लोकेन रूल भी सरेंडर कर देगा, भैया हम नहीं बता सकते। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे मजबूरी का नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, IUPAC में मजबूरी का नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब सारे रूल ध्वस्त हो जाते हैं वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही देखना पड़ता है। अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखो तो कैसे देखो, सिंपल पहला सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, तो इसमें 1 पे ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो B से स्टार्ट होगा, और इसमें 1 पे क्लोरो आ रहा है, क्लोरो C से स्टार्ट होगा, और B और C में पहले कौन आएगा, B आएगा। इस वजह से इस रिस्पेक्ट में मुझे इस चेन को, पहली वाली चेन को मेन चेन मानना पड़ेगा, मतलब यही हमारी मेन चेन होगी, और इसके अकॉर्डिंग जो भी नाम आएगा वो सही आएगा, बाकी ये वाली चेन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में देखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और वैसे जनरली केस में यहाँ तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन फिर भी रूल है तो पता होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, बोलो भाई, सभी को इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो अभी मैंने आपको केवल आज मेन चेन सेलेक्ट करना ही बताई है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, नंबरिंग पढ़ेंगे पहले। तो आज आपको कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी होमवर्क देने का कोई मतलब भी नहीं है, अभी आप लोगों ने इतना पढ़ा भी नहीं। हाँ, इतना काम कर लीजिएगा कि जितना अभी 2 लेक्चर में मैंने पढ़ाया है इसको आप अच्छे से रिवाइज, मतलब थर्ड लेक्चर में जब होगा, जैसे कल परसों जब भी होगा, तो मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा, है ना, कि जैसे किसी का प्रीफिक्स नेम पूछ दिया, या छोटे जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, तो थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे ये सारे रूल कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको, मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा इतना थोड़ा करिएगा आप लोग, ठीक है। और अच्छा, कुछ मैं बोलूँ तो 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ, उनमें आप लोग मेन चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा एज ए होमवर्क। आप ये मान लीजिए कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बस उसमें मेन चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको केवल मेन चेन ही सेलेक्ट करनी है, अभी आपको नंबरिंग नेम एम के चक्कर में नहीं पढ़ना है फिलहाल, है ना, वो अभी हम लोग स्टेप 1 को ही मजबूत कर रहे हैं आज के लेक्चर में, है ना, अभी स्टेप 2 और 3 में नहीं जाना है हमें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल। अभी इनका आपको नेम नहीं लिखना है, अभी आप लोग नेम लिखने के उसमें मत रहिएगा, है ना, अभी बस आपको चेन सेलेक्ट करना है, इन एग्जांपल से आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि नेम लिखने को अभी मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। जब आप लोग नंबरिंग वंबरिंग करने में परफेक्ट हो जाओगे तब आप खुद ही नाम लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, चलो 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, आप इनमें मेन चेन सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके ओके सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे करेंगे। सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। Thank हाँ जैसे बोलो बेटा, आपने बोलो। आईटीसी कंप्लीट करा दिया है, हाँ हाँ हाँ। सर तो उसमें क्या क्या, जैसे जो आपने वो डीपीपी का शीट का जो होमवर्क दिया था